मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो उसमें अपन ने पढ़ लिया था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में अपन ने पढ़ लिया था अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अपन ने पढ़ लिया था अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और अब दूसरा पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो देखिएगा ध्यान से, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की तुलना में कम होता है और विपरीत होता है। जैसा कम व विपरीत, कम और विपरीत। अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम और विपरीत होता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पर T2G कक्षक T2G कक्षकों की तुलना में EG कक्षक, देखें आप, T2G कक्षकों की तुलना में EG कक्षक, T2G कक्षक ग्रेटर देन EG कक्षक, मतलब T2G कक्षकों की ऊर्जा ग्रेटर देन EG कक्षकों की ऊर्जा। इसका मतलब ये है कि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए T2G कक्षकों की ऊर्जा EG कक्षकों की तुलना में ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि T2G कक्षक लिगैंड के कक्षकों से अधिक प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित होने के कारण ये इनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। चतुष्फलकीय संकुलों में T2G कक्षक लिगैंडों से क्या होते हैं? अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, और प्रतिकर्षित होने के कारण T2G कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसलिए ये कहाँ बनेंगे? T2G कक्षक कहाँ होंगे? उच्च ऊर्जा स्तर पर, क्लियर। और ये कहाँ होंगे? निम्न ऊर्जा स्तर पर, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। अब ध्यान देने वाली बात ये, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डेल्टा T लेस देन P होता है। डेल्टा T लेस देन P मतलब चतुष्फलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान उनकी युग्मन ऊर्जा की तुलना में कम होता है। ये डेल्टा T क्या है? जैसे अपन ने अष्टफलकीय संकुलों के लिए लिखा था डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल है, और यहाँ T4 टेट्राहेड्रल से। T4 क्या है? टेट्राहेड्रल। T बराबर क्या है? टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्फलकीय, ठीक है। और चतुष्फलकीय संकुलों में धातु परमाणु 4 लिगैंडों के द्वारा घिरा रहता है, जबकि अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगैंडों के द्वारा घिरा रहता है। तो चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान उनकी युग्मन ऊर्जा की तुलना में कम होता है। कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता तो निम्न चक्रण संकुल का निर्माण भी नहीं होता। अर्थात चतुष्फलकीय संकुलों में सदैव उच्च चक्रण संकुल बनता है, ठीक है। अब देखें आप, इसके लिए डायग्राम अपन बनाते हैं। ये समभ्रंश डी कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान है, ये dz², dx², ये dxy, ये dyz और dzdx, ठीक है। ये है समभ्रंश डी कक्षक, ठीक है। ये जो 3 है ये T2G कक्षक कहलाते हैं, और ये 2 EG कक्षक, क्लियर। अब ये जैसी लिगेंडों के संपर्क में आएंगे तो dxy, dyz, dzx, dx², y² और dz², क्लियर। ये लिगेंड के संपर्क में आए, और लिगेंड के संपर्क में आए तो यहाँ इनकी औसत ऊर्जा होगी, गोलीय सममित क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा होगी। अब इनका क्या होगा? यहाँ विपाटन हो जाएगा, और विपाटन होगा इनका इस प्रकार से। और जब विपाटन होगा तो अभी बताया
कि जो T2G कक्षक है वो कहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर पर, जबकि अस्फलकीय संकुलों में T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर थे। ठीक है, ये इसका वेरी सेंटर है डेल्टा टी, या इसको क्या बोलते हैं, tan dq। ठीक है, ये T2G कक्षक है, तो T2G कक्षक क्या लिखते हैं, सॉरी EG कक्षक, EG कक्षक है ये। ये dx y dy z dz x, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं अपन, वेरी सेंटर। अब देखिए T2G कक्षकों की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके लिए ऊर्जा क्या लिखेंगे, +4 dq लिख देंगे, या क्या लिख देंगे, या 2/5 dq। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे, -6 dq, या क्या लिखेंगे, 3/5 dq। ठीक है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन है किसके लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर T2G कक्षकों की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 2/5 dq की, और EG कक्षकों की ऊर्जा में कितनी कमी हो जाएगी, 3/5 dq की। टोटल कितना है, 10 dq। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा टी वह डेल्टा ओ में संबंध देखें, क्या संबंध होता है। तो डेल्टा टी और डेल्टा ओ में संबंध के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। ये याद रखने का है। डेल्टा टी क्या है, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और डेल्टा ओ क्या है, अस्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्लियर। ठीक है, टॉपिक और है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक है, क्या होती है, ये अपन ने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में पढ़े। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में सारे क्या है, लिगेंड है। ये सारे क्या है, ये लिगेंड है। तो जब विभिन्न लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्रीय प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, क्या बोला, जब विभिन्न लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्रीय प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त श्रेणी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है। और अपन ने एक जब बात कर रहे थे अस्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की, तो पढ़ा था, अपन ने बात की थी कि अस्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन धातु परमाणु एवं लिगेंड पर पाए जाने वाले आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज्यादा आवेश होगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उतना ही ज्यादा होगा। अगर लिगेंड प्रबल क्षेत्र आवेशित क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन ज्यादा होता है, अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन कम होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ H2O से और CO तक ये कहते हैं प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड, ये प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और ये दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम होता है, जबकि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा होता है। ठीक है, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में सदैव आंतरिक कक्षक संकुल, या इसको क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में सदैव क्या होगा, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। ठीक है,
और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में सदैव क्या बनेगा, उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि ये इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाते दुर्बल लिगेंड, जिसके कारण डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सके। ठीक है, तो इनके दुर्बल लिगेंड से बनने वाले संकुल, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में जो संकुल बनते हैं वो उच्च चक्रण संकुल होते हैं या इसको बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। ठीक है, जनरली ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और ऐसा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं अपन। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2 dm। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, √n+2 dm। dm बोर मैग्नेटॉन, n बराबर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के आधार पर अपन चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। जैसे n का मान अगर अपन 1 लिखेंगे, किसी संकुल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 1, तो अपन क्या निकालेंगे, म्यू इक्वल टू √1+2 dm। तो ये क्या आ जाएगा, √3, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732 dm। ये चुंबकीय आघूर्ण। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो, n का मान 2 हो, तो 2 या 2 रख देंगे, n बराबर 2, 2 2 2 4 और 2 नहीं 8, मतलब √8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और √8 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 2.83 आएगी। क्लियर? ऐसे ही सभी के लिए आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं यहाँ 5। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोरासायनिक श्रेणी के बाद पढ़ते हैं अपन उपसह संयोजक यौगिकों में रंगों की व्याख्या। क्या पढ़ेंगे, उपसह संयोजक यौगिकों में रंगों की व्याख्या। मतलब क्या है इसका, कि जो संकुल यौगिक हैं या उपसंयोजक यौगिक हैं वो रंग दर्शाते हैं, क्यों रंग दर्शाते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक विभिन्न प्रकार के रंग दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं उसका कारण अपन पढ़ेंगे, जानेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी वस्तु, ये मान के चलें कि ये कोई वस्तु है या प्रतिदर्श है, या ये क्या है, प्रतिदर्श, या इसको कहते हैं सैंपल। ठीक है, अब इसमें से होकर के जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, ये श्वेत प्रकाश आया मान के चलें, तो इस श्वेत प्रकाश का कुछ भाग, ये क्या है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, इस श्वेत प्रकाश को जब प्रतिदर्श से होकर के गुजारा जाता है, तो इस श्वेत प्रकाश का कुछ भाग इस सैंपल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित कर दिया जाता है। कुछ भाग तो क्या होगा, अवशोषित कर लेगा, और कुछ भाग परावर्तित कर लेगा। अब यौगिक इस सिचुएशन में यौगिक उस रंग का दिखाई देता है, किस रंग का, जो उस सैंपल, इस सैंपल के द्वारा अवशोषित किए गए रंग का पूरक होता है। मतलब वास्तविक रंग कौन सा होगा, जो इस सैंपल के द्वारा श्वेत प्रकाश का जो भाग अवशोषित किया गया है, उस अवशोषित रंग का पूरक रंग होगा, उसका संकुल यौगिक दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आई? जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रतिदर्श से होकर गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश का कुछ भाग प्रतिदर्श के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि कुछ भाग प्रतिदर्श के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। तो संकुल यौगिक उस रंग का दिखाई देगा, या फिर ये कह रहे हैं संकुल यौगिक अवशोषित, प्रतिदर्श द्वारा अवशोषित किए गए रंग के पूरक रंग का दिखाई देता है। अब पूरक रंग कौन से हैं? जैसे मान के चलें
कि लाल रंग का अवशोषण किया है तो किस रंग का दिखाई देगा? नीले रंग का दिखाई देगा। अगर सैंपल या प्रतिदर्श या कोई वस्तु लाल रंग का अवशोषण करती है तो किस रंग का दिखाई देगी? नीले रंग का। पराबैंगनी रंग का अवशोषण करती है तो वो हल्का पीला दिखाई देगा। अगर पीले रंग का अवशोषण करती है तो बैंगनी रंग का दिखाई देगा। अगर नीले हरे रंग का अवशोषण करती है तो नील लोहे जैसा लोहा होता है, मतलब गर्म किया हुआ लोहा। गर्म करने के बाद जब ठंडा होता है लोहा, ठीक है, गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाता है लोहा, वो होता है नील लोहे, थोड़ा सा फ्लूइड कलर का होता है, ठीक है। और प्योर नीला पीले नारंगी रंग का दिखाई देता है। क्लियर? तो ये तो है अवशोषित रंग। अगर इस रंग का ये इनमें से किसी रंग का अवशोषण करेगा तो ये उनके पूरक रंग है। मतलब जिस रंग का अवशोषण करेगा प्रतिदर्श उसका पूरक रंग दिखाई देगा, तो संकुल एवं उसके पूरक रंग के दिखाई देंगे। क्लियर? अब देखें एक एग्जाम्पल लेके देखें कैसे होगा ये। देखिएगा इसमें एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आता रहता है, पूछा जा चुका है। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं DiH2O का ऑल फिक्स और यहाँ लिखते हैं C+। ये एग्जाम्पल है। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? देखिए 6 पहले क्या लिखते हैं अपन? संख्या लिखते हैं तो हेक्सा एक्वा, तो क्या लिखेंगे? एक्वा टाइटेनियम और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3rd और क्या लिख देंगे? आयन। ये तो इसका आईपीसी नाम। क्लियर? अब देखें इस संकुल में टाइटेनियम केंद्रीय परमाणु कौन है? टाइटेनियम। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 22। अब इसका ऑक्सीकरण विन्यास लिखें तो क्या लिखेंगे? आर्गन 3d2 4s2, ठीक है। लेकिन अपने को चाहिए Ti3+ का। Ti3+ का क्या लिखेंगे? आर्गन 3d1। ये होगा विन्यास। इसका मतलब इसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। Ti+ अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? केंद्रीय धातु परमाणु टाइटेनियम। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसके डी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिएगा ये इसका ये इसके डी कक्षक और डी कक्षक। क्लियर? और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अपन देखें क्योंकि कैसा संकुल है? अष्टफलकीय संकुल है, 6 लिगेंडों के द्वारा घिरा हुआ है केंद्रीय परमाणु। तो अष्टफलकीय संकुलों के लिए अपन ने बनाया था Eg जो कक्षक है वो ऊपर और T2G कक्षक नीचे निम्न ऊर्जा स्तर पर। ये इसके T2G कक्षक और ये इसके Eg कक्षक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? T2G कक्षकों में जाएगा, भरा जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। इसका विन्यास ग्राउंड स्टेज पर क्या है? ग्राउंड स्टेज पर अगर विन्यास देखेंगे तो T2G1 Eg0। Eg कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, T2G कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से पीले रंग की विकिरणों का अवशोषण करता है और अवशोषण करके प्रकाश की उपस्थिति में अवशोषण करके ये क्या करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर वाले Eg कक्षकों में चला जाता है। उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में ये क्या कर जाएगा? संक्रमण कर जाएगा। तो देखिएगा तो इसका विन्यास क्या रहेगा? ये Eg और ये है T2G। T2G में इलेक्ट्रॉन, T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? Eg में। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस
इसका विन्यास क्या हो गया? इस सिचुएशन में विन्यास क्या होगा? T2G1 Eg0 से विन्यास चेंज हो जाता है T2G0 Eg1। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर गया और उच्च ऊर्जा स्तरों से वापस जब अपनी मूल अवस्था में आता है तो अब कौन सा रंग अवशोषण किया? पीले रंग का, इसने पीले रंग की तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण किया, तो पीले का क्या पूरक रंग क्या होगा? बैंगनी। पीले का पूरक रंग कौन सा होता है? बैंगनी। तो इस बैंगनी, ये जो संकुल है ClH2 का ऑल्फिक कौन सा रंग दर्शाएगा? बैंगनी रंग का होगा या बैंगनी रंग दर्शाता है। अब देखिए यहाँ एक अभी पूरी बात नहीं आई है, किस कारण से ये रंग दर्शाया? संक्रमण। संक्रमण तो कर गया। अब संक्रमण कहां से किया? T2G कक्षक से। T2G कक्षक किसका भाग है? D कक्षकों का। D कक्षक का कहाँ किया संक्रमण? Eg कक्षकों में, और Eg भी किसका भाग है? D कक्षक का। तो T2G कक्षक से इलेक्ट्रॉन का Eg कक्षक में संक्रमण। क्या ये कहते हैं कि एक D कक्षक से इलेक्ट्रॉन का दूसरे D कक्षकों में संक्रमण क्या कहलाता है? इसको क्या कहेंगे? DD संक्रमण। DD संक्रमण। कुल मिलाकर के संकुल यौगिक DD संक्रमण या उपसंयोजक यौगिक DD संक्रमण के कारण रंग दर्शाते हैं। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, रंगों की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। रंगों की तीव्रता में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाएगी तो रंगों की तीव्रता कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये एग्जांपल था किसका? टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन का। क्लियर? कोई समझ में आई बात? ये DD संक्रमण किससे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन का एक D कक्षक से दूसरे D कक्षक में संक्रमण करना ही क्या कहलाता है? DD संक्रमण कहलाता है। और इस DD संक्रमण के कारण ही संकुल यौगिक क्या दर्शाते हैं? रंग दर्शाते हैं। क्लियर? अब इस चैप्टर में एक बड़ा टॉपिक रहा है समावयवता का। क्लियर? इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।